हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। फ्रेंड्स, इसी बिल्डिंग में यूएनजीए और यूएनएससी दोनों है। यूएनजीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी में कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी है। और यूएनजीए में कुल 193 मेंबर्स हैं, जिनमें से सबसे न्यूएस्ट मेंबर है साउथ सुडान। नाउ, अगर दुनिया में ये जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, अगर ये ना चल रहा होता तो दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पे न्यूयॉर्क में इकट्ठा होते और यूएनजीए में अपना भाषण देते। तो सिंस आज के टाइम पे पेंडेमिक के कारण ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही, तो वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो असेंबली में प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहे हैं और फिर वीडियो यूएन की जनरल असेंबली में प्ले की जाती है। 2020 का जो सेशन है इसी प्रकार चल रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए में क्या कहा, और मोदी की स्पीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में और डिप्लोमेसी के बारे में। नाउ, मोदी जी की स्पीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उनके स्पीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उन पर हम फोकस करेंगे। और मोदी जी की जो पूरी स्पीच में सबसे इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट है वो ये था कि इंडिया ने पहली बार यूएन के स्ट्रक्चर की आलोचना की है खुलकर, जो कि कभी इस प्रकार नहीं किया गया। इंडिया ने जिस तरह से यूएन की रिफॉर्म्स की मांग की है वो इस पैमाने पर कभी नहीं किया गया। नाउ, यहाँ पे एस जयशंकर साहब जी की ट्वीट है। यहाँ उन्होंने लिखा है कि हाउ लॉन्ग वुड अ कंट्री हैव टू वेट, पर्टिकुलरली व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैपनिंग इन दैट कंट्री अफेक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पीएम मोदी ने अपने स्पीच की शुरुआत इस प्रकार की। In the 21st century, the requirements and challenges of our present as well as our future are vastly different from those of the past. Therefore, the international community today is faced with a very important question whether the character of the institution constituted in the prevailing circumstances of 1945 is relevant even today. यानी उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो दुनिया की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसको इसके फुलफिल किया जा सकता है एक ऐसे सिस्टम से जो 1945 में बनाया गया था। तो जो यूएन काउंसिल है, यूएन, इसकी स्थापना की गई थी 1945 वर्ल्ड वार 2 के बाद। उसके बाद पीएम मोदी ने कहा, सेवरल टेररिस्ट अटैक्स shock the world and there have been bloodsheds. The people who lost their lives in these wars and attacks were human beings like you and me. Thousands of children who would have otherwise enriched this world let us prematurely. So many people lost their life savings and become homeless refugees. Were the efforts of the United Nations sufficient during those times, or are these efforts adequate even today? The whole world is fighting the global pandemic of corona for the last 8 to 9 months. Where is the United Nations in this joint fight against the pandemic? Where is its effective response? तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। उन अटैक्स ने बहुत सारे लोगों की जान ली, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे मासूम लोगों की मौत हो गई। मिडल ईस्ट और यूरोप में एक पूरा रेफ्यूजी सिविल स्टार्ट हो गया, एक क्राइसिस स्टार्ट हो गया, रेफ्यूजी क्राइसिस।
क्या इन सब इश्यूज़ को यूनाइटेड नेशंस ने सही ढंग से हैंडल किया? क्या यूनाइटेड नेशंस इन इश्यूज़ को हैंडल करने में समर्थ था? क्या वह सफिशिएंट था? क्या वह समर्थ था? आज के समय पूरी दुनिया 8 से 9 महीने से कोविड-19 से लड़ रही है। कोविड-19 से दुनिया के बड़े बड़े देश जूझ रहे हैं। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है? क्या यूनाइटेड नेशंस का रोल इन सब में सही था? यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने WHO पर भी सवाल किया है। WHO ने पूरी दुनिया में इस कोविड-19 के डिटेल्स को छुपाए। जो ट्रैवलिंग पर रोक लगा रहे थे उन देशों पर भी क्रिटिसिज्म किया WHO ने, और भी बहुत कुछ। WHO ने चाइना का बहुत बचाव किया। चाइना में जो इस पैंडमिक की शुरुआत हुई थी, जो ओरिजिन हुई थी, उसे भी WHO ने मानने से इनकार कर दिया। आगे वो कहते हैं, इट इज़ अ फैक्ट दैट द फेथ एंड रिस्पेक्ट दैट द यूनाइटेड नेशंस एंजॉयज इन इंडिया आर अनपैरेलल्ड। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में वो आज भी विश्वास करते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट है यूएन के प्रति। मगर ये भी है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है। बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। भारत के लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस में कब रिफॉर्म्स आएंगे। तो इंडिया ने यहाँ पर मांग किया है कि फाइनली अब टाइम आ चुका है कि अब यूएन का विस्तार किया जाए, कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं, कुछ चेंजेस हों। टुडे पीपल ऑफ इंडिया आर कंसर्न्ड वेदर दिस रिफॉर्म प्रोसेस विल एवर रीच इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। फॉर हाउ लॉन्ग विल इंडिया बी केप्ट आउट ऑफ द डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यानी कि भारत को अब और कितने समय तक यूएन के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। यूएनएससी में यूरोप की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एशिया। आबादी के हिसाब से यूरोप एशिया से बहुत कम है, मगर फिर भी यूरोप के 3 देश यूएनएससी में शामिल हैं। वो देश हैं रसिया, यूके एंड फ्रांस। और एशिया की तरफ से सिर्फ एक देश है चाइना, और जो कि वो चाइना भी एक डेमोक्रेसी नहीं है। मोदी जी ने अपने इस पूरे भाषण में, अपने इस पूरे स्पीच में किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिया है, किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिया, जैसे चाइना, पाकिस्तान। सो आगे मोदी जी कहते हैं, द आइडियल्स ऑन विच द यूनाइटेड नेशंस वॉज फाउंडेड आर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ इंडिया एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओन फंडामेंटल फिलोसफी। तो मोदी जी कहते हैं कि जिन आइडियल्स पर, जिन आदर्शों पर यूएन बना था, सिमिलर आइडियल्स इंडिया के हैं। हम लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। वी ट्रीट द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली। द वर्ड्स वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, हैव ऑफन रिवर्बरेटेड इन दिस हॉल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और उन्होंने कहा कि अगर हम किसी देश के, उन्होंने कहा कि हम सभी देश को, हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। भारत में प्रथा चलती है वसुधैव कुटुंबकम, वी ट्रीट द होल वर्ल्ड एज अ वन फैमिली। हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानते हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज थॉट अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द होल ह्यूमन काइंड एंड नॉट अबाउट इट्स ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। यानी कि इंडिया ने पूरी दुनिया की खातिर मतलब भलाई सोची है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में भारत कभी नहीं सोचता। दिस फिलोसफी हैज़ ऑलवेज बीन द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडिया पॉलिसी। यानी कि यह जो पॉलिसी है, यह भारत की पॉलिसी में सबसे ऊपर है, यानी यह माना जाता है। वन कैन सी द ग्लिम्पसेस ऑफ दिस फिलोसफी इन इंडियाज नेबरहुड। फर्स्ट पॉलिसी टू आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन द थॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर all in the region and in our approach towards the Indo-Pacific region. Any gesture of friendship by India towards one country is not against any other country. When India strengthens its development partnership, it is not
with any malefied intent of making the partner country dependent or helpless. We have never hesitated from sharing experiences of our development. तो आगे उन्होंने कहा कि अगर हम किसी देश के साथ रिश्ते बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी देश के विरुद्ध हैं, किसी देश के विरुद्ध कोई अलायंस बना रहे हैं। मोदी जी ने यह कहकर चाइना को संदेश दिया है कि हम क्वाड के मेंबर्स हैं, हम अमेरिका के साथ ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम चाइना के या किसी भी देश को टारगेट करेंगे। आगे मोदी जी ने कहा कि एज द लार्जेस्ट वैक्सीन producing country of the world, I want to give one more assurance to the global community today. India's vaccine production and delivery capacity will be used to help all humanity in fighting this crisis. We are moving ahead with phase 3 clinical trials in India and in our neighborhood. India will also help all the countries in enhancing their cold chain and storage capacity for the delivery of vaccines. तो उन्होंने कहा कि वो बोलते हैं कि सिंस इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑफ वैक्सीन, जो भी वैक्सीन इंडिया में तैयार की जा रही है उसे हम पूरी दुनिया में भेजेंगे ताकि लोग इस पैंडेमिक से लड़ पाएँ। उन्होंने कहा कि इंडियन वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। अ लार्जर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इंडिया, भारत के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या भारत के पास इतने पैसे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इंडिया के पास इतने फंड्स हैं, इतने पैसे हैं कि हमारी सारी जनता के लिए वैक्सीन खरीद पाएँ। डज द गवर्नमेंट हैज़ 80,000 crore rupees for COVID-19 vaccines, SII's अडर पूनावाला आस्क। तो SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं अदर पूनावाला, वो पूछते हैं कि क्या भारत के पास 80,000 करोड़ रुपए हैं, इतने पैसे लगेंगे। लगभग उन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत की सारी जनता तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए लगभग इतना खर्च करना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द विजन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इन द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पोस्ट पैंडेमिक एरा। तो मोदी जी कहते हैं कि वी आर मूविंग, हम सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ मूव कर रहे हैं, की ओर बढ़ रहे हैं। अ सेल्फ रिलायंट इंडिया विल ऑल्सो बी अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत पूरी दुनिया के लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। कुछ और स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इंडिया इज अमॉन्ग द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। इंडिया इज ensuring empowerment and transparency by giving digital access to its millions of citizens, said PM Modi. It was not easy to connect more than 400 million people in the banking system in just 4-5 years, but India has done this. It was not easy to get 600 million people free from open defecation in just 4-5 years, and India has done this as well, PM Modi. तो PM मोदी कहते हैं कि वो भारत में 4 से 5 सालों में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में बहुत अधिक गति देखने को मिली है। 4 से 5 सालों के बीच में ही 400 से 400 मिलियन पीपल जो हैं वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। 600 मिलियन पीपल जो हैं वह ओपन डेफिनेशन से मतलब जुड़े हैं, उन्हें मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में UNGA में कुल 193 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से सबसे न्यूएस्ट तो मैंने बताया था तभी जो है साउथ सूडान, और साउथ सूडान 14 जुलाई 2011 को इसका मेंबर बना था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू पोर्टेबल पाठशाला। थैंक यू।